हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे इस एस्टेट पेपर 2 का जो पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन थे आपके पूछा गया था पेपर 2 के अंतर्गत, तो वो सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग सीरीज वाइज सीरीज में। तो इससे पहले आप लोगों ने 25 क्वेश्चन को देख लिया। अब चलिए 25 क्वेश्चन यहाँ भी देखेंगे। देखिए, कहने का तो क्वेश्चन जो रखते हैं वो 25 ही रखते हैं, लेकिन भाई आप लोग को भी पता है कि इसके साथ मान लीजिए तो एक सेशन में 100 क्वेश्चन पार ही रहता है हमारा, है ना। तो आप लोग के लिए जो है बेहद ही खास रहेगा सेशन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग के लिए बता दें कि जो भी आप लोग संगीत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, एस्टेट हो, या फिर ईएमआरएस DSSS हो, आप लोगों का रेलवे हो, या फिर और भी अन्य जो स्टेट की एग्ज़ाम्स होती हैं, तो वो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आप लोग को होने वाला ये सेशन संगीत विषय के लिए, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और सारे प्रश्नों को अच्छे से देखते चलेंगे हम लोग। तो हम शुरू करते हैं अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले बस एक आप लोगों से एक खास छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है सब। टोटल पीवाईक्यूज आप लोग के लिए जो है बीपीएससी का जो भी पूछा गया था, बीपीएससी में पीवाईक्यू, वो सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बीपीएससी वाला भी। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस वीडियो के नीचे आप लोग को दिखेगा छोटा सा मोर जो दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बीपीएससी वाला भी टोटल पीवाईक्यू का, ठीक है। लगभग 5.5 घंटे का सेशन है वो। तो टोटल जितना भी पूछा गया सब उसमें आप लोगों का मिल गया है ना। तो चलिए हम देखेंगे अपने प्रश्नों को, समय बहुत ज़्यादा न गवाते हुए। प्रश्न हमारा पहला है दोस्तों, गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या वर्ण कहते हैं, अलंकार कहते हैं, गमक कहते हैं, या आलाप कहते हैं? क्या कहते हैं? तो गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं मेरे दोस्त। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण जो है, ये वर्ण कितने प्रकार के हो जाते हैं? देखिए, कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो वर्ण के जो प्रकार हैं 4 प्रकार के हो जाएंगे। तो आप लोगों का कौन कौन सा प्रकार होता है? एक तो आपको बहुत ही बारी ये सब मैं रटवा दिया हूँ, है ना। अस्थाई, आरोही, ठीक है, अवरोही, ठीक है, और क्या, संचारी। ये आपके वर्ण हो जाते हैं 4 प्रकार के, अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। ये तो बहुत बार रटवा दिए हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा आपको यहीं पे बता लेते हैं हम। देखिए, ये जो है वर्णों के आधार पर जो है अलंकारों की संख्या कितनी, 56 मानी जाती है ना। 56 अलंकार माने जाते हैं वर्णों के आधार पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे सारंगदेव का पूछेगा तो सारंगदेव ने 63 अलंकार माने हैं, ठीक है, 63। और उसके बाद फिर मतंग ने आपका 33 अलंकार माने हैं आपका। उसके बाद फिर आपका ये क्या, भरत मुनि है, हाँ, उनका भी 33 अलंकार है, तो है ना। तो वो सब एक्स्ट्रा जो है वो सब भी आप लोग को बता ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 56 अलंकार मानना है वर्णों के आधार पे। इसमें जो आपका स्थाई के वर्ण के होते हैं 7 अलंकार, आरोही और अवरोही के 12-12 अलंकार होते हैं, और संचारी के कितना हो जाता है, 25 अलंकार। तो आप लोग टोटल काउंट कर जब लीजिएगा, टोटल जब काउंट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा काउंट करके 56, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, देखिए, भले ही क्वेश्चन का संख्या आप लोगों के लिए जो भी रहता हो, लेकिन ये बात आप लोगों को भी पता है कि हाँ, मैं एक साथ जो है कितने क्वेश्चन को साथ में आप लोग का लेकर चलता हूँ, है ना। तो दोस्तों, पढ़ाई जो है बिल्कुल इसी तरह से आप लोग की जारी रहे और आप हमारे साथ बिल्कुल एंजॉय करते हुए आप लोग पढ़ें। तो आप लोग का जो है निश्चित, जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहेंगे, निश्चित ही आप लोगों का रिजल्ट जो है होना है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक भी सेशन छूटेगा नहीं, आप लोग के पास सारा सेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत धन्यवाद, नहीं किए हैं तो भाई आप लोग कर लीजिए, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन हमारा 27 नंबर का, कि संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? देखिए, स्वर भैया, स्वर की अगर बात कर लेंगे तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर 2 प्रकार के, एक तो आपका हो जाता है शुद्ध स्वर, और दूसरा क्या हो जाता है, विकृत स्वर। कौन सा स्वर? विकृत स्वर हो जाते हैं, है ना। तो इस ये जो आपके शुद्ध में जो आते हैं, ये शुद्ध में हो जाते हैं 7 और विकृत में कितने, 5। तो अभी बताया जाता है आपको कि कुल स्वर कितने हो जाते हैं। कुल स्वर आपको तभी बताया जाता है कि 12 स्वर होते हैं कुल, ठीक है। 7 शुद्ध और 5 विकृत। तो क्या पूछा है, कितने शुद्ध स्वर हैं? तो क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? तो डायरेक्टली आंसर नहीं कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को 7 में, है ना। शुद्ध स्वर आपका हो जाता है 7। जैसे कि पता ही आपको, शुद्ध स्वर के नीचे, ऊपर नीचे कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ये केवल ऐसे ही रहता है, जैसे सा रे ग म प ध नी, ठीक है। ये आपका शुद्ध के रूप में ऐसे ही रहता है, कोई चिन्ह प्रयोग नहीं होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप लोग को बता दें कि नए लोग जो भी जुड़ते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो भाई पीडीएफ के लिए आप लोग को जो हम अंत में, सेशन के अंत में आप लोग को बता देंगे कि पीडीएफ आप लोगों के लिए कैसे मिलेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या देखना है। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में 28 नंबर क्वेश्चन है कि शहनाई है क्या है भैया। देखिए, जैसा कि वाद्यों को वर्गीकरण जो किया गया है वो 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। 4 वर्गों में, 4 वर्ग कह लीजिए। 5 भी किए हैं, 5 वाले भी व्यक्ति हैं। चलिए 5 निकल गया, तो आप लोग को बता देना है कि 5 वर्गों में किसने बांटा है। नखज, वायुज, लोहज, चर्मज और शरीरज, ये 5 भागों में किसने बांटा है वाद्य यंत्रों को, ठीक है। तो ये 5 वाला आप लोग को कमेंट कीजिए, फटाफट नाम बताइए। और ये 4 जो है आपका टोटल जब भी माना जाएगा तो ये 4 ही माना जाएगा, 5 का नाम नहीं आता है। जब पार्टिकुलर जो वो व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछा जाएगा तब आपको 5 आंसर करना है, ठीक है। लेकिन आपका ऐसे 4 ही माना जाएगा, ठीक है। तो शहनाई किस वर्ग में आता है, तो भैया चारों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्, अवनद, घन और सुशीर। ये वही 4 वर्ग हैं जिनके अंतर्गत वाद्यों, संपूर्ण वाद्यों को रखा जाता है ना। तो यहाँ पे जो आपका शहनाई है वो कौन सा वर्गीकरण में है, वाद्य वर्गीकरण के किस वर्ग में है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा सुशीर वाद्य। भाई सुशीर वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनको कि फूंक कर, ठीक है, फूंक कर या फिर आपके हवा के माध्यम से जो भी वाद्य बजाए जाते हैं वो सब सुशीर के अंतर्गत आते हैं। घन यानी कि जिनको क्या किया करते हैं, पीट कर बजाया जाता हो, वो आपके घन के अंतर्गत रहेंगे, जैसे कि आपका झांझ, करताल, है ना। अवनद वाद्य वे होते हैं जिसमें कि चमड़े लगे हुए होते हैं, जैसे कि आपका तबला हो गया, ढोलक हो गया, है ना, खंजरी हो गया। ये सब चीजें जो है आपके अवनद वाद्य में आएंगे। तत् वाला समझ रहे हैं, तत् फॉर तार यानी तार वाद्य, ठीक है। चलिए, तो शहनाई आपका हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आपको एक यहाँ प्रश्न का आंसर बताना है आप लोगों को। जो शहनाई वादक है ना, भारत के प्रमुख कह लें, महान शहनाई वादक कह लें, उनका नाम आप लोग को कमेंट करके बता देना है, जिनको कि 2001 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो शहनाई वादक कौन थे, उनका नाम आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 29 नंबर का कि वीणा का प्रकार है, या वीणा का प्रकार है कौन सा, वीणा का प्रकार है किसमें, क्या नकुली, महाव्रज, उद्घट या फिर आहत, क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नकुली वीणा, ठीक है, नकुली वीणा। और ऐसा कहा जाता है कि नकुली वीणा में कितने तार होते हैं, 2 तार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2 तारों वाली जो वीणा होती है वो नकुली वीणा होती है। तो ये वीणा का प्रकार है, नकुली वीणा है, कच्छपी वीणा है ना, चित्रा वीणा है, किन्नरी वीणा है, मत्त कोकिला वीणा है। ये सब क्या है, ये सब वीणा के प्रकार हैं, ठीक है। बाकी तो महाव्रज, उद्घट ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि सरोद किससे बजाया जाता है। सरोद, ये देखिए, सरोद एक ऐसा तत्वाद्य है, सरोद एक ऐसा तत्वाद्य है जिसमें कि पर्दे नहीं होते हैं। क्या, पर्दा नहीं होता है। पर्दे को क्या कहते हैं, और अन्य नाम सारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सारिका कहते हैं भाई, सारिका, ठीक है, सारिका, ठीक है। और क्या कहते हैं, सुंदरी कहते हैं। इसी को क्या, किस नाम से जानते हैं, सुंदरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिए, सेशन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज आप लोग लाइक भी करके आगे बढ़िए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका ये अन्य नामों से भी जाना जाता है, और ये कैसा वाद्य है, बिना पर्दा वाला, ठीक है। चलिए, तो सरोद किससे बजाया जाता है, क्या गज से, मिजराब से, जवा से या फिर उंगली से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सरोद जो बजाते हैं हम किससे बजाते हैं, जवा से बजाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवा। सरोद वादक जैसे कि आपके अली अकबर खां हो गए, अलाउद्दीन खां हो गए, ये सब क्या थे, ये सब प्रमुख जो हैं आपके सरोद वादक हुआ करते थे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन तो मैं क्या करवा रहा हूँ भाई, लेकिन आपका चैप्टर और टॉपिक में कौन कौन सा लेके कहाँ कहाँ मैं आपको जा रहा हूँ, है ना। तो ये समझ रहे हैं ना, यही मिक्स क्वेश्चन का फायदा है, ठीक है। यही मिक्सचर का फायदा आप लोग के लिए है कि हम क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से करवाते हैं और साथ ही साथ रिलेटेड वादक वाद्यंत्र को भी यहाँ पे उठा के ले आते हैं, तो है ना। तो ये सब आप लोगों के लिए बोनस है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर का कि हारमोनी का अर्थ है, क्या हारमोनी का अर्थ है, क्या क्रमिक स्वरों का वादन, संवाद स्वरों का वादन या फिर ऑर्केस्ट्रा या फिर आपका कुतुब, क्या होगा। तो हारमोनी का जो अर्थ होता है, पहले आपको आंसर दे लें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संवाद स्वरों का वादन क्या कहलाता है जी, तो हारमोनी कहलाता है। क्या कहलाता है, हारमोनी। और हारमोनी के प्रकारों के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो हारमोनी के कितने प्रकार, तो हारमोनी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
कौन कौन से होते हैं भाई? चलिए फटाफट आप लोग नाम लिखिए, क्योंकि मैं अभी जस्ट जो कंटिन्यू वाला जो सेशन चला रहा हूँ इसमें आप लोग को बहुत कुछ बताते आया हूँ। अगर आप लोग कंटिन्यू देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ तो होगा आप लोगों को, है ना? तो चलिए 2 प्रकार के नाम लिखिए कि हार्मनी का जो है 2 प्रकार का कौन-कौन सा हार्मनी होता है। चलिए बता दूँ, तो एक आपका सिंपल हार्मनी होता है, दूसरा क्रुस्ट हार्मनी होता है, ठीक है? क्रुस्ट जिसको कि सिंपल या कंपाउंड भी कह सकते हैं, 2 प्रकार के हार्मनी। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रमिक स्वरों का वादन, भैया यही तो अपना वाला है। क्या है? क्रमिक स्वरों का वादन। अपना वाला कहने का मतलब जो है ये क्रमिक स्वरों का वादन, इसको कहते हैं मेलोडी, ठीक है? इसको कहते हैं मेलोडी। अपना वाला हम क्यों बोले? क्योंकि इसी पे जो है हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ये मेलोडी आधारित होता है, और पाश्चात्य संगीत जो होता है आपका वो हारमोनी आधारित होता है, हारमोनी पे, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ गए। देखिए ये आपका जो है ऑर्केस्ट्रा, जो आपका वाद्य वृंद था ना, वाद्य वृंद, उसको क्या कहते हैं पाश्चात्य संगीत में? ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। और अपना जो वाद्य वृंद था उसको भरत ने कुतुब की संज्ञा दी थी। ठीक है, सब क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 32 नंबर का कि जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचे हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या हो रहा है यहाँ पे? स्वर कहाँ जा रहा है? स्वर जा रहा है आपका नीचे, तो क्या कहेंगे उसको? फ्लैट कहेंगे, शार्प कहेंगे, आइकन या मॉडरेट? क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका जो जैसे कि आपका सा, ये तो भाई अचल है, इसका तो कोई रूप होगा नहीं, बस एक ही रूप में अपना सिंगल फॉर्म में ये खड़ा रहता है, ठीक है? आधार स्वर बनकर हमारा भारतीय संगीत का। तो सा, उसके बाद फिर आपका ये रे कोमल वाला, फिर शुद्ध वाला रे होता है ना? तो ये आपका जो स्वर है, ये जो मुख्य स्वर है, इससे कहा जा रहा है, क्या कह रहा है? कि जब कोई स्वर यानी रे, मान लीजिए कि आपका एक सेमीटोन नीचे आ गया, तो भैया इसको क्या कहेंगे? तो इसको तो कहेंगे कोमल, लेकिन कोमल तो कहीं ऑप्शन में है क्या? कोमल ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि पाश्चात्य के रूप में इसका जवाब हमको देना पड़ेगा, है ना? तो चलिए पाश्चात्य के रूप में कोमल को क्या कहते हैं भाई? तो क्या? फ्लैट, शार्प, आइकन, मॉडरेट, क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाब आना चाहिए, फ्लैट कहेंगे। इसका साइन कैसा होता है? ऑप्शन बी की तरह होता है, ठीक है? छोटी वाली भी, है ना? और ये शार्प क्या होता है? जब ऊंचा हो जाएगा, जब ऊंचा हो जाएगा भैया आपका ऊंचा, तो इसको कहेंगे शार्प, यानी कि तीव्र स्वर के लिए इसको प्रयोग करेंगे। और इसका साइन कैसा होता है? इसका साइन ऐसा होता है ना? हैच आप लोग तो देखेंगे फोन में, अपने सबके फोन में होता है हैच, ठीक है? ये मॉडरेट जो है ये लय का एक प्रकार है, पाश्चात्य संगीत में लय का एक प्रकार है। तो कौन से लय का प्रकार है भैया आपको बता देना है, ठीक है? लय 3 है ना, मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय। तो कौन से लय को मॉडरेट कहा जाता है पाश्चात्य संगीत में? आप लोग को फटाफट बता देना है इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? देखिए स्त्रियों की जो गायन सीमा, क्या बास होता है? ऑटो नहीं भाई, ऑटो नहीं, यहाँ पे मिस्ड हो गया है, ठीक है? अल्टो, ठीक है? क्या यहाँ पे लिखेंगे? अल्टो, ठीक है? तो स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? क्या बास होगा, अल्टो होगा, टेनर होगा, या फिर आपका माइक्रो टोन होगा? क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को ही लगा लेंगे, अल्टो कहलाता है, ठीक है? देखिए स्त्री हो पुरुष हो, आवाज में तो कुछ उनकी भिन्नता होती है, तो वो भिन्नता किस कारण होती है? क्या पता है भिन्नता किस कारण से होती है? तो वो आप जो कहते हैं ना पिच, पिच जो कहते हैं, यानी कि पिच को क्या कहेंगे? तारता, यानी वो जो है ऊंचा नीचा होता है, उसी कारण से जो है आप लोग को आवाज में भिन्नता दिखाई देती है। यानी कि महिलाओं की जो आवाज होती है वो थोड़ा सा क्या होता है? महीन होता है और ऊंचा होता है, और पुरुषों का आवाज थोड़ी सी मोटी होती है और नीची होती है ना? तो ये चीजें आप लोग को पता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर का कि उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर वाद्य वृंद के लिए कितनी रचनाएं की है? देखिए भैया ये सब क्वेश्चन आप लोग को एस्टेट से पहले भी करवाए थे, है ना? और ये आज भी आप लोग को करवा रहे हैं। ये तो पूरा PYQs है, तो आप लोग के लिए तो ये करवाना ही है मुझे। तो ये सब सारा क्वेश्चन जो भी आप लोग हमारे साथ जुड़े थे वो बिल्कुल इसीलिए आप लोग जो है सफल हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग सफल हुए। ठीक इसी तरह से आगे भी आप लोगों को इसी तरह से होते चलना है, ठीक है? तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है मैहर वाद्य वृंद के लिए कितनी रचनाएं? क्या 200, 240, 250 या 330? तो कितनी रचनाएं की हैं किसके लिए भाई? तो मैहर वाद्य वृंद के लिए जो रचनाएं की है किसने की है? तो अलाउद्दीन खां ने की है। कितनी की है अब आंसर में देखना है। क्या इसका जवाब हो जाएगा? नंबर 34 ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा, 240 रचनाएं की है,
ठीक है। घराना इनका कौन सा था? मैहर घराना था। ठीक है, याद रखना है। उसके संस्थापक यही थे अलाउद्दीन खां साहब। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा 35 कि पंडित भातखंडे को किस उपनाम से जाना जाता था? देखिए इनका एक नहीं दो उपनाम था, लेकिन उसमें से एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही। क्या? सूर्यरंग, मनरंग, चतुर पंडित, सदारंग। क्या कहते थे भाई? इनका क्या नाम था? उपनाम क्या था इनका? तो पंडित भातखंडे जी का नाम था, ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा इसका, चतुर पंडित। दूसरा उपनाम क्या था? दूसरा इसका उपनाम था, क्या कहते थे इनको? विष्णु शर्मा कहते थे। क्या कहते थे? विष्णु शर्मा के नाम से भी ये विख्यात थे। ठीक है। अब आपको बताना है कि देखिए यहाँ पे सूर्य रंग है, तो सूर्य रंग किसका उपनाम है? तो आपको याद होगा आमिर खां का। कहाँ वाले? इंदौर घराने वाले, है ना। तो ये आमिर खां का सूर्य रंग। मन रंग किसका उपनाम है भैया? तो मन रंग आपका भूपत खां को याद कर लीजिए कि भूपत खां जो है आपके, इनका क्या नाम है? तो मन रंग इनको कहा जाता है। सदा रंग का क्या कहना है? सदा भैया, सदा तो नियम में ही रहना चाहिए, तो नियामत खां ही होंगे। ठीक है, सदा नियम में रहना चाहिए, नियामत खां ही हो जाएंगे इसका। तो ये सब सारे जो है वो नाम उपनाम वगैरह जो है बहुत अच्छे से आप लोग को याद करवाए थे ना, ट्रिकली मेथड से भी याद करवाए थे आप लोग को, एक सेशन बनाए थे। बिल्कुल आपके एग्जाम से पहले वो भी सेशन आप लोग को बिल्कुल ट्रिकली वे में नाम उपनाम का हम देंगे। ठीक है, चलिए अभी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर क्या 1937 में बड़ौदा में जन्म हुआ था? 1937 को महाराष्ट्र में, या 1897 बड़ौदा में, 1898 महाराष्ट्र में? कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की, तो इनका जन्म ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे? बड़ौदा में। बड़ौदा के जहाज ग्राम, कौन सा? जहाज ग्राम नामक स्थान पर हुआ था, जो कि बड़ौदा रियासत में पड़ता था, है ना। कब? 1897 ईस्वी को। इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? पलुस्कर बताना है। ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। घराना अगर पूछ दिया जाए तो क्या बता देना है? ग्वालियर बता देना है। ठीक है, इनकी जो एक भजन थी काफी प्रसिद्ध, वो थी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। ये इन्हीं की है, आप लोग को ध्यान रखना है। ये बहुत इंटरटेन किया करते थे जब हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण चल रहा था, आप लोग को याद है? जब याद क्या होगा, उस समय तो हम लोग भाई पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि पिताजी के पिताजी के पिताजी, वो सब देखे होंगे, है ना। तो उस टाइम जो है जब लोगों का जब सम्मेलन हुआ करता था कांग्रेस का, तो कहा जाता है कि जन मनोरंजन के लिए आपका ओमकार नाथ ठाकुर भी भूमिका निभाते थे वहाँ पे, है ना। गांधी जी के साथ हो गए ये सब, ये भी भूमिका निभाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा हो गया 37 नंबर का कि 10विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्या नाट्य शास्त्र में, संगीत मकरंद में, बृहदेशी में, या संगीत रत्नाकर में? तो यहाँ पे आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर डी को, संगीत रत्नाकर में ही मिलता है, जो कि आपका क्या है? ग्राम राग, उपराग, राग, ठीक है, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग। हो गया ना 10। तो ये 10विध राग वर्गीकरण जो है, और कुल रागों की संख्या जो बताई गई है कितनी? 264। ठीक है, 264 राग बताए गए हैं संगीत रत्नाकर में, और ये 264 राग को ही बांटा गया है 10विध राग वर्गीकरण में, यानी 10 भागों में। जैसे कि आपको बात कर लेंगे ग्राम राग, ग्राम राग में कितने राग? 30। उपराग कितने? 8। इसी प्रकार से राग कितने? 20, है ना। इसी प्रकार से जो आपके कुल अगर जोड़ेंगे, ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ये सब कुल मिलाकर 264 राग हो जाता है। करवाए थे ना सेशन में, आप लोग को याद होगा, है ना। तो जो लोग कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं हमारे साथ, वो तो बिल्कुल हर चीज़ सीखते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं उसी तरह से। भाई जो लोग नए भी जुड़ते हैं ना, तो वो लोग भी क्या कीजिए, पुराने जो भी सेशन पड़े हुए रहते हैं उन सब सेशन को भी देखा कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा वहाँ से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का कि लोचन द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? लोचन, देखिए पंडित लोचन, यहाँ पे क्या कौन सा ग्रंथ? राग तरंगणी, राग तत्व विबोध, सद्राग चंद्रोदय, या रागमाला? यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो राग तरंगणी जो एक पुस्तक है, राग तरंगणी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित लोचन द्वारा राग तरंगणी। और राज तरंगणी किनकी पुस्तक है भाई? रा और ज वाला राज तरंगणी, कमेंट कीजिएगा, बहुत रटवाया हूँ। ठीक है, राज तरंगणी किनकी पुस्तक है? कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग कि ये किनकी पुस्तक है। ठीक है, इसमें कश्मीर के बारे में बताया था ना कि खूबसूरती का उसमें जिक्र किया गया है। कश्मीरी वाद्य जो आपका है, कौन सा, क्या उसका नाम है भाई? कश्मीरी वाद्य का इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं आपका संतूर। हाँ संतूर, 100 तारों वाली संतूर। ठीक है,
तो ये जो है आपका इसका वर्णन जो है इसी में किया गया था, कलहण के द्वारा किया गया। चलिए भाई, नाम ही मैंने बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट कर दिए होंगे तो ठीक है, वैसे आप लोग को नाम बता दिए कि इसके लेखक कौन है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे राग तरंगिणी के बाद यहाँ पे राग तत्व विबोध। तो ये आपका राग तत्व विबोध जो हो जाएंगे, ये कौन लिखे हैं भाई? श्रीनिवास जी। ठीक है, कौन लिखा है? राग तत्व विबोध श्रीनिवास। और राग विबोध अगर रहेगा तो कौन हो जाएंगे? राग विबोध तो ये आपके सोमनाथ हो जाएंगे, है ना, सोमनाथ। और उसके बाद सद्राग चंद्रोदय किनकी पुस्तक है? तो पुंडरीक विट्ठल की पुस्तक है। किनकी पुस्तक है? विट्ठल की। ठीक है, एक चीज आप लोग यहां से मुझे बताइएगा कि रागमाला किनकी पुस्तक है? क्या भातखंडे जी की है या नहीं? यस और नो में आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। ठीक है, रागमाला भातखंडे जी की है या फिर नहीं है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पे 39 नंबर का देखिए भाई, कहाँ से हम लोग चलते हैं और कहाँ कहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद यही चीज है, और हम यही चीज हमेशा करवाने की सोचते हैं आप लोगों के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 39। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ क्या 17वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर जो कर लेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। 13वीं शताब्दी में यहाँ आपका लिखा गया है। ठीक है, 13वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी की एक बहुत सी जो है प्रचलित ग्रंथ है। कौन सी ग्रंथ है? तो अहोबल की ग्रंथ है, 17वीं शताब्दी की, 1650 ईस्वी की। ठीक है, इतना आपको हिंट कर दिए हैं। ये 17वीं शताब्दी की है, अहोबल की है, 1650 ईस्वी की है। प्रॉपरली अगर पूछे तो वो कौन सा ग्रंथ है? चलिए एक पहेली आप लोग के साथ खेलते हैं। फटाफट कमेंट कीजिएगा, ये पहेली का जवाब दीजिएगा कौन है। देखिए 8वीं शताब्दी में जो आपका है बता चुके हैं कि मतंग के द्वारा लिखा गया था आपका बृहदेशी पुस्तक। 13वीं शताब्दी आप लोगों ने देखा यहाँ पे। 13वीं शताब्दी में तो एक आपका संगीत रत्नाकर है ही, एक और पुस्तक है, कौन सा? संगीत समय सार। कौन सा? समय सार, जो कि पार्श्वदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पार्श्वदेव के द्वारा लिखा गया है, वो भी 13वीं शताब्दी में ही, संगीत समय सार। और 12वीं शताब्दी में कौन सा पुस्तक लिखा गया था आप लोग को याद है? कौन सा? गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। किसके द्वारा? तो जयदेव के द्वारा। चलिए ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं, हम ही बताते चलते हैं। ठीक है, जयदेव के द्वारा। हालांकि हम सब कुछ जो करवा चुके हैं भाई, वो सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि आप लोग का जो है वहाँ जैसे रिवीजन भी हो रहा है और साथ ही साथ आप लोग का टेस्ट भी होते चला जाता है ना, तो इसीलिए पूछ देते हैं इस उद्देश्य से। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नंबर 40 क्वेश्चन नंबर है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में समूह गायन तथा वादन के लिए प्रयुक्त संज्ञा है। समूह गायन और वादन के लिए जो प्रयुक्त संज्ञा है वो कौन सा है? क्या कुतुब कहा है, क्या वृंद कहा है, क्या कोरस कहा है या फिर स्थाई कहा है? तो यहाँ पे अगर आंसर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समूह गायन के लिए उसको जो है संगीत रत्नाकर में जो कहा गया है वृंद कहा गया है। ठीक है, वृंद मिलता है। और ये वाद्य वृंद को क्या भरत ने कहा था? ये कुतुब जो है आपका, ये वाद्य वृंद है। क्या है? वाद्य वृंद है। इसको कहा था कुतुब। कौन कहे थे? भरत ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 41 नंबर का कि राग हमीर किस थाट के अंतर्गत आता है? यानी सिंपल अगर बात कर लेंगे तो राग हमीर का थाट बताना है। कौन सा थाट हो जाएगा? क्या आसावरी, कल्याण, खमाज या तोड़ी? यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को, ये कल्याण थाट के अंतर्गत आता है राग हमीर। इसका कल्याण थाट गायन क्या हो जाएगा? गायन समय तो रात्रि का पहला पहर माना जाता है, रात्रि का फर्स्ट पहर माना जाता है। ठीक है, इसकी वादी संवादी की बात कीजिएगा तो ध और ग हो जाता है। ठीक है, इसके जाति की बात कीजिएगा तो इसकी जाति जो है संपूर्ण मानी जाती है। क्या? संपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपका था राग हमीर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन है कि राग दरबारी कान्हड़ा का थाट बताएं। क्या आसावरी है, कल्याण है, खमाज है या तोड़ी है? यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो राग दरबारी कान्हड़ा की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को, आसावरी को। ठीक है, दरबारी कान्हड़ा राग आसावरी थाट का ये राग माना जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका जो है दरबारी कान्हड़ा का आपको कमेंट करके बता दीजिए इसका वादी संवादी क्या होता है। वादी और संवादी स्वर ही आप लोग केवल बता दीजिए इसका। ठीक है, चलिए आसावरी आप लोग को पता है कि ये जो है आपका क्या है? आश्रय राग हो जाएगा फिर अगर राग के बारे में पूछा जाए तो, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं
क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 43 नंबर का कि ध्रुपद के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है। देखिए, ध्रुपद के साथ वही ताल प्रयोग होगा जो कौन सा ताल होगा, खुले बोलों की ताल होगी। बताए थे ना पिछले क्लास में, खुले बोलों की ताल होगी। जैसे चार ताल, सूलताल, तिवरा ताल, ब्रह्म ताल, है ना, आड़ा चार ताल, ये सब क्या है, ये सब खुले बोलों की ताल है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा प्रयुक्त किया जाएगा ध्रुपद के साथ। क्या एक ताल, तीन ताल, चार ताल या पंचम सवारी, कौन सा ताल होगा। तो यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, चार ताल होता है जो कि प्रमुखता से आपके ध्रुपद के साथ संगति किया जाता है। देखिए, एक ताल में कितनी मात्रा, एक ताल में अगर मात्राओं की संख्या की बात कर लेंगे तो 12 मात्रा हो जाएंगे, ठीक है। तीन ताल में कितनी मात्रा, 16 मात्रा हो जाएंगे। पंचम सवारी में कितनी मात्रा, तो इसका हो जाएगा 15 मात्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 44 नंबर का कि किस ताल में खाली सम पर होती है, यानी सम, जो सम दिखाते हैं ना, ये सम ना होकर, ये सम ना होकर वहां पे खाली दिखाया जाता है, यानी कि ऐसे कौन से ताल में होता है। क्या धमार ताल में, रूपक ताल में, चार ताल में या एक ताल में। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूपक ताल एक ऐसा ताल है, सात मात्रिक ताल है भाई, इसके पहली मात्रा पे क्या होता है, खाली दिखाया जाता है। धमार ताल ये 14 मात्रिक ताल है, ठीक है, इसके विभाग 5 2 3 4, ठीक है। इसमें आपको कहाँ पे, धमार में 8वीं मात्रा पे खाली हो जाती है। चार ताल की बात कीजिएगा तो चार ताल आपका 12 मात्रा का, ठीक है, चार ताली और दो खाली वाला ताल है, यानी 3 और 7 पे ये आपका खाली हो जाता है। सेम आपका कंडीशन वही है, एक ताल में भी 12 मात्रा, 3 और 7 पे खाली हो जाता है। तो भैया ये तो आपकी पहली मात्रा पे नहीं है, तीसरी और सातवीं पे हो रही है और इसमें 8वीं पे हो रही है, तो एक आपका रूपक ही बचा है जो कि पहली मात्रा पे आपका खाली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर का कि लय के चाल क्रम को क्या कहते हैं। देखिए, लय, लय जो चलता है उसके चाल का जो क्रम होता है उसको क्या कहते हैं। क्या अंग कहते हैं, गुरु कहते हैं, लघु या फिर यति, क्या कहते हैं। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, लय के चाल क्रम को यति कहते हैं मेरे दोस्त, यति कहते हैं, ठीक है। और यति कितने प्रकार के, यति 5 प्रकार के, यति के कितने प्रकार, 5। समायति, गोपुक्षा, पिपीलिका, मृदंगा, अस्त्रोगोगता, ये सब क्या है, ये सब यति के प्रकार हैं, ठीक है। यति के ये प्रकार हैं, यति के 5 प्रकार हैं। उसमें भी आप लोगों का होता है कि समायति में क्या होता है, आरंभ होता है आपका वही जो होता है मध्य लय से, फिर मतलब समान बना हुआ रहता है, आरंभ में जिस लय से प्रारंभ हुआ वही लय आपका मध्य में रहना है, वही लय आपका समाप्त होते होते अंत में भी रहना है। तो ये सब चीजें भी आप लोग को करवाए हैं और फिर से आप लोग के लिए करवा देंगे कि समायति में क्या है, गोपुक्षा में क्या है, पिपीलिका में क्या है, मृदंगा में क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 46 नंबर का कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। खंड, देखिए आप लोग को पता होगा कि जो ताल है ना, ताल की कितनी जातियां मानी गई है, ताल बताई गई है, तो ताल की 5 जातियां बताई गई है, ठीक है। कौन कौन सा, त्रिस्थ, चतस्थ, खंड, मिश्र और संकीर्ण। अभी पिछले क्लास में ये सबका मात्रा लिख लिख कर बताए थे ना। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का आ गया, वहां पे हम तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताए थे, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन के रूप में ही शामिल है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या बताना है, क्या 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या फिर 9 होगा। यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, यहाँ पे खंड जाती है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेंगे। 3 किसका बताए थे हम, तो त्रस्त्र का बताए थे। 7 किसका बताए थे, मिश्र का बताए थे। 9 किसका बताए थे, संकीर्ण का बताए थे, है ना। तो ये सभी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखते चलिए, आगे देखते चलिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ताल में निःशब्द क्रिया कौन सी है। भैया निःशब्द यानी क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया 2 प्रकार के हैं, यानी क्या करना है, मात्राओं को गिनना, यानी कि वो जो है आपका क्रिया हो जाता है। तो क्रिया कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक तो आपका हो जाता है सशब्द क्रिया और दूसरा हो जाता है आपका निशब्द क्रिया, ठीक है। कितने, 2 प्रकार के, सशब्द और निशब्द। सशब्द क्रिया वे होते हैं जिसमें कि हाथों से बोलकर या फिर ताली देकर मतलब कि हम मात्राओं को गिनते हैं। और निशब्द क्या होता है, जिसमें कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, हाथ को केवल हिला देते हैं, है ना। तो इसमें अब आइए, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आइएगा तो ताल में निशब्द यानी कि कुछ नहीं बोलना है। तो भैया बोलना जब नहीं है तो वो क्या सम होगा या ताली होगा, खाली इनमें से कोई नहीं। तो नी शब्द है ना, नी शब्द, तो
तो आपका खाली वाला निशब्द होता है, ठीक है, खाली। यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं ताली होता तो ये आपका सशब्द क्रिया हो जाता। कौन सा क्रिया? सशब्द क्रिया हो जाता। सम आपको पता है कि सम क्या होता है ना, जहाँ से आपका क्या होता है सम, वहाँ जहाँ से क्या ताल बजना प्रारंभ होता है, ठीक है, वो आपका सम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 48 नंबर का हो जाएगा कि सेमीटोन का अंतराल कौन है। देखिए सेमीटोन आप लोग को पहले देखिएगा, सेमीटोन, मेजर टोन, मेजर टोन, माइक्रोटोन, माइक्रोटोन और सेमीटोन। आपको क्या बताए थे मेजर में? हम 9/8 बताए थे, बता रखे थे। माइक्रोटोन में क्या बताए थे आप लोगों को? 10/9 बता रखे थे। सेमीटोन में क्या बता रखे थे? 16/15 बता रखे थे, यही बता रखे थे ना। तो भैया आप लोग को जब याद है यहाँ पे सेमीटोन का जो अंतराल है वो कौन सा होता है, तो आपको इस फॉर्म में लिख दिया, तो क्या इसमें गड़बड़ है? ये अनुपात का फॉर्म है, ठीक है, इसको कहते हैं अनुपात, रेशियो, ठीक है, इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं इसको। तो ये इस फॉर्म में है तो फिर क्या गड़बड़ है? तो आप लोगों को जो है वही चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग को दिखा दिए सब। तो पूछा किसका? सेमी। क्या ये होगा क्या 10/9? नहीं होगा। ये किसका है? माइनर का है, ठीक है, माइनर टोन का है। 9/8 ये किसका है? ये मेजर टोन का स्वरांतर है, ठीक है, अंतराल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16/15, जो आपकी क्या है? सेमीटोन का अंतराल है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 49 नंबर का कि पाश्चात्य संगीत में औडव जाति के सप्तक को क्या कहते हैं? औडव जाति के सप्तक को क्या हेक्सोटोनिक स्केल, पेंटाटोनिक स्केल, ट्रिपलेट या डायटोनिक स्केल? यहाँ पे क्या जवाब करेंगे? तो यहाँ पे जो आपका औडव, औडव जाति यानी औडव में 5 स्वर, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पेंटा, हेक्सा, डेका, है ना, वो सब पढ़े होंगे ना। तो वो आपको ध्यान में लगाना है, वही फॉर्मूले पे यहाँ पे शिफ्ट कर देना इसको। तो 5 यानी पेंटा का 5 है, तो क्या 5 को क्या कहेंगे? पेंटा। तो भैया पेंटा कहाँ मिल गया? 5 को पेंट कर दिए यहाँ पे। चलिए पेंट कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, है ना। तो पेंटाटोनिक स्केल। 6 रहता तो हेक्साटोनिक स्केल, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग को देखिए। ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, ट्रिपलेट ये क्या होता है कि दो मात्राओं में 3 स्वर को गाना क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कहलाता है। डायटोनिक स्केल दिख रहा होगा, इसमें मेजर, माइनर और आपका क्या है? सेमीटोन, ये तीनों का प्रयोग इसमें किया जाता है डायटोनिक स्केल में। और डायटोनिक स्केल के पूछा जाता है भाग, कितने भाग? तो 2 भाग इसके हो जाते हैं, ठीक है। कितने भाग? दो भाग, एक मेजर और दूसरा माइनर, ठीक है। चलिए आप लोग से बोले थे कि हम आप लोग को पीडीएफ के लिए बताएंगे, तो देखिए पीडीएफ आप लोग को बता दें मेरे दोस्त, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग के लिए जो लिख कर देते हैं, जो भी अपनी बेहतर तैयारी चाहते हैं कि हाँ अपनी तैयारी को जो है वीडियो सेशन देखें, उसके बाद फिर पीडीएफ भी पढ़ ले, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो लिख कर देते हैं तो वो भी हम देख लें अपनी नज़रों से। तो भैया इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा आपको 199 का, ठीक है, 199 का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ पैसा है नहीं, 199, है ना। तो आप लोग को करना कैसे है पेमेंट? देखिए इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिएगा 9122366282, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, पीडीएफ चाहिए लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पे लिखिएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को वहाँ पे स्कैनर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और स्कैनर के माध्यम से आप लोग को पेमेंट करके उसके बाद फिर रेगुलर जो भी प्रीवियस क्लास जो भी करवाए हैं, जो बच्चा हमारे पास जो है अभी लगभग आपका 100 क्लास से ऊपर होगा, और आगे आने वाला जो भी सेशन होगा तो वो सभी सेशनों का जो है आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आगे जो भी आएगा उसका भी आपके एग्जाम्स तक मिलेंगे, बिल्कुल डोंट वरी, आप लोग को एग्जाम्स तक पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिलासखानी तोड़ी का संप्रकृतिक राग कौन सा है? कौन सा राग हो जाएगा बिलासखानी तोड़ी का? क्या गुर्जरी तोड़ी, भोपाल तोड़ी या तोड़ी? तो दोस्तों सेशन के बारे में भी जरूर लिखिएगा कि सेशन कैसा लगता है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे आंसर कर देंगे डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी, तोड़ी।